विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 9 जून 2020 एक करंट अफेयर लेकर आया हूं और ये इसकी पूरी एनालिसिस हम हिंदी में करेंगे। ठीक, तो ये जो करंट अफेयर है इसका कंटेंट मैंने लिया है पीआईबी की रिपोर्ट से, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से। ये करंट अफेयर के कंटेंट को मैंने उठाया है। तो बिना किसी देरी को चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर 9 जून का कि भारत चीन के बीच एक मैराथन बैठक हुई और कहाँ पर हुई? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर भारत चीन के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के मध्य चुशूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय की बैठक हुई। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर ये बैठक हुई? तो ये बैठक हुई बच्चे चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर। तो चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय बैठक हुई। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व थे वो कौन कर रहा था भाई? 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह द्वारा किया गया। तो हरिंदर सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया तथा चीन का प्रतिनिधित्व दक्षिण सियाचिन सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल किसने किया? लिन लियू द्वारा किया गया। तो चाइना की तरफ से लिन लियू आए और जो इंडिया की तरफ से कौन गए? जनरल हरिंदर सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह गए जो कि 14वीं कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, तो ये एक भारत और चीन के बीच में बैठक हुई जो कि एलएसी पे जो भी दोनों के बीच में दोनों देशों के बीच में जो भी तनाव है वो सुलझाने के लिए बैठक हुई। तो वार्ता में क्या क्या मुद्दे शामिल थे? इस वार्ता में जो मुद्दे शामिल थे, इस वार्ता में शामिल मुख्य पेंगोंग त्यो क्षेत्र है, पेंगोंग त्सो एरिया जो है, और जो गलावन क्षेत्र है, इससे रिलेटेड मुद्दे रहे। क्योंकि यही जो मुद्दा है ये एक तरह से विवादित मुद्दा है, विवादित क्षेत्र है। तो पेंगोंग त्यो क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है। भारत द्वारा चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर टेंट स्थापित करने तथा सैन्य गतिविधियां संचालित करने को लेकर इस बैठक में आपत्ति दर्ज कराई गई। ठीक है, तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चाइना की जो सेना थी वो 8 किलोमीटर तक अंदर आ गए, वहाँ पे टेंट बना लिया बाकायदा। तो इस चीज़ को भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ बैठक में जो अक्साई चीन, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, अक्साई चीन का जो एरिया है स्थित, जो गालवान क्षेत्र है में भारत द्वारा किए जा रहे निर्माण क्षेत्र का भी विरोध चाइना द्वारा किया गया। तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो भारत द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है वहाँ पे एक रोड निकल रही है, 328 किलोमीटर लंबी एक रोड बनाई जा रही है। ठीक है, तो उस निर्माण क्षेत्र को रोकने के लिए चाइना ने भी अपनी बात को रखा। ठीक है, तो ये सारी बातें, सारे मुद्दे रहे जो भारत और चाइना के बीच में मीटिंग हुई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय की। ठीक है, तो शुरू करते बच्चे दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। असम में गैस रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली है। असम में क्या हुआ है भाई? हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बगान गैस कुएं से तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर से एक फर्म को बुलाया गया। तो गैस रिसाव को रोकने के लिए असम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागान जो गैस कुआं था वहां उसको रोकने के लिए सिंगापुर से टीम को बुलाया गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? दुर्घटना के बाद आसपास के गांव को खाली करा लिया गया, लेकिन परंतु अनेक प्रकार की मत्स्य प्रजातियों तथा लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो गई। तो गंगा डॉल्फिन एक तरह से लुप्त रेड जोन में है गंगा डॉल्फिन, तो इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हमारे देश का जो जल जीव है वो क्या है? गंगा डॉल्फिन ही है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हमारे देश का? गंगा डॉल्फिन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन समानतः इस कुएं में प्रतिदिन 2700 पाउंड प्रति वर्ग इंच दाब के साथ 80,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया जाता है, परंतु वर्तमान में गैस रिसाव दर 4200 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दाब के साथ 90,000 मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस का जो है, ऑयल का और यहाँ पर गैस का रिसाव हो गया इस पूरे क्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चे,
तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अब ये क्यों न्यूज़ में भाई, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की अभी 36वीं वर्षगांठ आई थी, ठीक है, पीछे 36वीं वर्षगांठ पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, यदि सरकार खालिस्तान प्रदान करती है तो सिख समुदाय इसे स्वीकार करेगा। तो यदि ये सरकार पहल करती है खालिस्तान प्रदान करने की तो सिख समुदाय इसको स्वीकार करेगा। खालिस्तान क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तान समर्थित नारेबाजी करना अब एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। एक सिर्फ एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका जो मुद्दा है इतने जोर शोर से नहीं उठाया जाता है खालिस्तान को लेकर। खालिस्तान के अंतर्गत जो सिख समुदाय है वो ये कहता है कि भाई हमें पंजाब में एक ऐसा क्षेत्र बना के दिया जाए, मतलब पंजाब राज्य का बंटवारा किया जाए और एक खालिस्तान राज्य बनाया जाए जिसमें स्पेशली सिखों के लिए एक राज्य बनाया जाए। तो ये एक सारी एक चीज़ें हैं, ठीक है। वहीं जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पहली बार जब सिख भक्तों को कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण मंदिर परिषद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। तो इस वजह से ब्लू स्टार चलाया भाई। जो खालिस्तान आंदोलन है वो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं बच्चे। खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में, खालिस्तान का मतलब है खालसा की भूमि, खालिस्तान मतलब क्या होता है, खालसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो एक राज्य स्थापना करना चाहते हैं सिखों की पवित्र भूमि खालिस्तान के नाम से, ठीक है बच्चे। किंतु समय के साथ साथ इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया और पंजाब के सिखों ने पंजाबी को अपनी मातृभाषा और हिंदुओं ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित कर दिया। ये मैं पीछे हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ इसकी मैं। इसी बीच क्या हुआ भाई, जो अकाली दल नाम का एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ, जिसका अभी सरकार भी थी अकाली दल की। तो अकाली दल नाम का एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ और इस समूह के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग और भी तेज होने लगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ देखने को हमें मिली। लेकिन भाई वर्ष 1966 में, ठीक है, इन 1966 में क्या हुआ भाई, इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना की गई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। कुछ जानकार पूर्ण खालिस्तान आंदोलन की नींव वर्ष 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद हुए विवादों में भी खोजते हैं, ठीक है। कुछ जानकार ये मानते हैं। लेकिन खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग जो है वो 1980 के दशक में और भी जोर पकड़ने लगी, ठीक है। और इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ा 1980 के दशक में, ठीक है। तो एक ये हमने बातें सीखी इस बारे में। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से जोड़ के देखा जाता है कि जब खालिस्तान आंदोलन की मांग उठी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया। उस समय केंद्र में जो था इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो जो खालिस्तान में एक हिंसक रूप धारण करने के बाद, ये खालिस्तान ने एक हिंसक रूप धारण कर लिया, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया केंद्र सरकार के अंतर्गत। और उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में। तो खालिस्तान आंदोलन में एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफ़ी तेज़ी आने लगी भाई। हिंसा करने लगे जो खालिस्तानी समर्थक थे और जगह जगह बॉम्ब फोड़ने लगे, इस तरीके से हिंसा करने लगे। एक आतंकवादी घटनाएं होने लगी वहाँ पर। और समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जर्नैल सिंह भिंडरवाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए एक चुनौती बन गई थी, ठीक है। तो जो खालिस्तान के एक प्रमुख नेता थे वो कौन थे, जर्नैल सिंह भिंडरावाले, इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो तत्कालीन जो सरकार थी उसकी एक समस्या पैदा हो गई थी इसके मद्देनज़र। और स्थिति को मद्देनज़र रखते ही तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कार्यान्वयन का निर्णय लिया और 1 से 3 जून 1984 में
तो 1984 में ये ब्लू स्टार आया था भाई, लॉन्च किया गया था, 1 से 3 जून तक चला। और इसमें जो गोल्डन टेम्पल है उसमें आर्मी गई और वहाँ पर हत्या की गई, ठीक है, जो खालिस्तानी समर्थक थे उनकी। तो 1984 के बीच पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोका गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली सप्लाई को रोक दिया गया। और भाई क्या हुआ, 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर क्या किया गया भाई, भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया। इसी के लिए जो सिख समुदाय था वो इंदिरा गांधी से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया, क्योंकि और उनके पवित्र स्थान पे, गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थान पर सेना को भेज दिया गया हथियार को लेकर, और वहाँ हत्याएं कराई गईं। और जर्नैल सिंह भिंडरवाला तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई 6 जून 1984 को। और 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था, क्योंकि जितने भी खालिस्तानी समर्थक गतिविधियां थी वो वहीं से नियंत्रित हो रही थी, गोल्डन टेम्पल से ही नियंत्रित हो रही थी। गोल्डन टेम्पल कहाँ बच्चे, अमृतसर में है। और इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान जो हुए घायल हुए। वहीं इसी बीच 493 से अधिक आतंकी और आम लोगों की भी मौत हुई। तो इसमें आतंकी ग्रुप को भी शामिल कर लिया गया था, तो इसलिए एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया किसके द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है, जो कि काफ़ी भारी पड़ा उनकी सरकार पर। और उनकी इसीलिए 4 महीने बाद उनके ही गार्ड के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जीभ के कैंसर की कोशिकाएं, ठीक है। तो जीभ के कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर कुछ रिसर्च हुई है। किसने रिसर्च करी है देखते हैं भाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, कैंसर संस्थान चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल और तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, बेंगलुरु ISSC के शोधकर्ता, मतलब ये तीनों जो संस्थान हैं इन्होंने मिलकर एक विशेष प्रकार का माइक्रो RNA, MIRNAS बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो माइक्रो RNA की पहचान की है जो जीभ के कैंसर होने पर अत्यधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है। तो एक माइक्रो RNA की पहचान की गई है, तो जिस बंदे को जीभ का कैंसर होता है उस समय RNA अधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है। तो शोधकर्ताओं द्वारा इस माइक्रो RNA का जो नाम है वो क्या दिया गया है, MIR-155। MI से माइक्रो, R मतलब RNA और 155 दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया बच्चे, 155 नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे नैनो, सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चे, ये ऐसे नॉन कोडिंग RNA हैं जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भी शामिल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जैविक प्रक्रियाओं में भी नियंत्रित करने में भी शामिल होते हैं ये RNA जो है। ऐसे में जीभ के कैंसर के इलाज के लिए इन RNA में बदलाव करके उपचार की नई तकनीक को विकसित किया जा सकता है और जो जीभ का कैंसर है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खोज है। तो माइक्रो RNA क्या होते हैं देखते हैं बच्चे। जो माइक्रो RNA हैं ये जीन अभिव्यक्ति के नियमन में शामिल 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड युक्त छोटे छोटे अत्यधिक संरक्षित नॉन कोडेड RNA होते हैं। तो एक नॉन कोडेड RNA होते हैं जिसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। माइक्रो RNA का जो मुख्य कार्य है वो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को शांत करना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, सक्रिय होकर जो अन्य जीन है उसको डिप्रेस कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। तो माइक्रो RNA को पहले से ही जीभ के कैंसर में एक ऑकोजीन के रूप में पहचाना जाता है ना। तो इसको ऑन्कोजीन भी कहते हैं, माइक्रो RNA को ऑन्कोजीन भी कहते हैं, याद रखना। एक बात और बता दूं, जहाँ भी ऑन्को वर्ड आ जाए ना हमेशा याद रखना वो कैंसर से रिलेटेड होता है। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं बच्चे ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं का दमन कर कैंसर को फैलने में रोकने में मदद करते हैं। और कुछ ऑन्कोमिट्स जो है कैंसर को पनपने से भी रोकते हैं, मतलब कुछ माइक्रो RNA जो है वो कैंसर को पनपने से भी रोकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एयरबॉर्न रेस्क्यू
पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन एक एयर बॉर्न रेस्क्यू पॉड बनाया गया है। तो ये चंडीगढ़ स्थित जो भारतीय वायुसेना का 3 बेस रिपेयर डिपो है, इसके द्वारा एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन तैयार किया गया है। तो यह जो आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड है, इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूरदराज क्षेत्रों से कोविड-19 तथा अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित मरीजों को लाने में किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो एक वेंटिलेटर तैयार किया गया है एक प्लेन के अंदर, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो दूर दराज क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से पेशेंट्स को लाने के लिए ये तैयार किया गया है। दरअसल जो कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 रोगियों से संक्रमण फैलने के खतरे से निपटने के लिए एक अलग प्रकार की निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके मद्देनजर एक आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड का विकास किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरी तरह से इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं बच्चे, 2022 महिला एशियाई कप। जो 2022 का जो महिला एशियाई कप है वो भारत में ही आयोजित होगा। और ये जो हमारा एशियाई फुटबॉल परिसंघ है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने पुष्टि की है, भारत वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली भारतीय महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, भारतीय टीम ने वर्ष 1981 में महिला एशियाई कप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, महिला एशियाई कप भारतीय टीम ने इसमें क्या है, कांस्य पदक जीता था। ठीक, फुटबॉल की टीम है ये। और एशियाई फुटबॉल महासंघ जो है फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है और इसकी स्थापना 8 मई 1954 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है मलेशिया कोलालमपुर में है। और अखिल भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है, जो भारत का है फुटबॉल फेडरेशन, ये एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय शिमला में है। शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी ये। तो शिमला में जो सेना मुख्यालय है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और एक महासंघ के रूप में ये देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। मेन जो न्यूज़ है कि 2022 में जो महिला एशियाई फुटबॉल कप है वो कहाँ होने वाला है, भारत में होगा। ठीक है, जीएसटी मुआवजा की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 36,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, तो जीएसटी मुआवजे के रूप में सभी राज्यों का मिलाकर 36,400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए जारी किया गया है। तो दिसंबर से फरवरी तक का जीएसटी मुआवजा है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले ही केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको मिलाकर पहले ही 1,15,096 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं पहले। तो ये मुआवजा किस चीज़ का है, जीएसटी का क्या मुआवजा है भाई? तो क्या हुआ था कि जब जीएसटी बना था 2017 में, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था पूरे इंडिया में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से क्या कहा था कि अगर आपका जीएसटी की वजह से कोई नुकसान होता है तो अगले 5 साल तक उस नुकसान की जो भरपाई है वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो इसी के तहत जिस राज्य का जितना भी नुकसान हो रहा है जीएसटी के चलते, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करता है और इसी के तहत ये मुआवजा राज्यों को प्रदान किया जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट मैं एक बार पढ़ देता हूँ। विदित हो कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में आने वाली कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। तो यही चीज़ है भाई जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं बच्चे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ये स्थापित किया गया है। और ये 18वीं खंडपीठ है कैट की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो खंडपीठ से क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामले को निपटाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे विभिन्न न्यायालयों का जो बोझ है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये सरकारी मामलों की सुनवाई करता है
मेनली जो ये जो ट्रिब्यूनल है ये सरकारी मामलों की सुनवाई करता है, और इससे जो न्यायालय है वहाँ का तो उस पर बोझ भी कम होगा। ठीक, तो जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्भव कब किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संविधान के अनुच्छेद 323 ए में इसके बारे में चर्चा की गई है 323 ए में। और केंद्र सरकार को केंद्र तथा राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों को निपटारे हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। तो ये सारी बातें हैं भाई, सिंपल आपको एक आर्टिकल याद रखना, 323 ए के तहत कैट का निर्माण किया है। और ये कहाँ अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर इसकी स्थापना की गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 18वीं खंडपीठ स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ बच्चे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और घर पे रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।